अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ पाकिस्तानियों के अमरीका सफ़र पर पाबंदी लगने या वीज़े से मुताल्लिक सख्तियां बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं और इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि रवा हफ्ते इस हवाले से आम फैसला सामने आ सकता है। तो दूसरी तरफ हालिया दिनों में आलमी इदारों से पाकिस्तान के हवाले से एक के बाद एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से खतरनाक ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2024 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई थी। पाकिस्तान 165 आज़ाद ममालिक और 2 टेरिटरीज़ में 124वें नंबर पर चला गया और पाकिस्तान को हुकूमतों की सबसे निचली दर्जा बंदी अथॉरिटेरियन रिजीम्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाली फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स कम हो गए। साथ ही इस रिपोर्ट में आज़ाद, जुज़वी तौर पर आज़ाद और गैर आज़ाद ममालिक की 3 कैटेगरीज में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया और अब इस लिस्ट में एक और तशवीशनाक इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम सिविकस मॉनिटर ने इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादियों की ख़राब सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को कॉन्गो, सर्बिया, इटली और अमेरिका के साथ मार्च 2025 की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि इन 5 ममालिक में भी कॉन्गो और पाकिस्तान को रिप्रेस्ड ममालिक की रेटिंग दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉच लिस्ट कॉन्गो, इटली, पाकिस्तान, सर्बिया और अमेरिका में शहरी आज़ादियों के हवाले से संगीन खदशात को उजागर करती है। वॉच लिस्ट इन ममालिक की तरफ तवज्जो मबजूल कराती है जहाँ सिविक स्पेस में संगीन हद तक कमी सामने आ रही है और यह जायज़ा सिविकस मॉनिटर की रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च पार्टनर्स और ग्राउंड पर मौजूद एक्टिविस्ट से मुशावरत पर मबनी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़कूरा ममालिक में से हर एक मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट्स का करीब से जायजा लिया जाएगा ताकि इन हुकूमतों पर ज़्यादा दबाव डालने को यकीनी बनाया जा सके। सिविकस मॉनिटर इन हुकूमतों से मुतालबा करता है कि वो इस क्रैकडाउन को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए अपने इख्तियार में मौजूद हर मुमकिन कदम उठाएँ और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने को यकीनी बनाएँ। पाकिस्तान में जनवरी 2025 में हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के ड्रैकोनियन कानून पीका में कौमी असम्बली से अपनी तरामीम मंजूर करवाकर ऑनलाइन इज़हार राय पर कंट्रोल मज़ीद सख्त कर दिया, जबकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में अपोजिशन के एहतजाज से पहले पाकिस्तान इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया था। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स फरवरी 2024 से डाउन है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सिविकस मॉनिटर की मार्च 2024 की वॉच लिस्ट में भी मौजूद था, मगर फिर जुलाई 2024 और सितंबर 2024 की वॉच लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं था। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया दुनिया भर से अमेरिका आने वाले अफराद के हवाले से पॉलिसी का जायज़ा ले रही है और रवा हफ्ते इस हवाले से फैसला मुतवक्के है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के अमेरिका सफ़र पर पाबंदी या वीज़ों के मामले पर सख्तियाँ बढ़ सकती हैं। ताहम इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और पाकिस्तान भी इस हवाले से सरकारी सतह पर मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार कर रहा है। सहाफ़ी अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक अमेरिका में दाखिले पर मुमकिन सफरी पाबंदियों की इत्तलात के बाद पाकिस्तान ने वजाहत के लिए अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया है। गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इशारा दिया था कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जहाँ के शहरियों पर ट्रंप इंतज़ामिया के गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इक़दाम के तहत अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी शहरियों को मुकम्मल सफरी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त उनकी मजीद जांच पड़ताल की जा सकती है। इस मामले पर बात करते हुए पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने बताया है कि हम अमरीकी महकमा खारजा के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हमसे अभी तक ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाला जा सकता है, जिसके तहत कुछ मखसूस तरह के वीज़ों पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। इस फहरिस्त में शामिल ममालिक सिर्फ कारोबारी सफरी वीज़े के लिए अहल होंगे, लेकिन उन ममालिक से तारिकीन वतन और सयाहों को वीज़े नहीं मिलेंगे। साथ ही इन वीज़ों का दौरानिया भी कम किया जा सकता है, जबकि दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इस कैटेगरी में डालने के बारे में सवाल किया गया तो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने जवाब दिया कि यह फ़िलहाल न्यूज़ रिपोर्ट्स पर मबनी है, अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई है, हम अभी भी तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान को ट्रंप इंतज़ामिया के सफरी पाबंदियों के मुजवज़ा इक़दाम के बारे में कोई इल्म नहीं है। बगैर नाम के अमरीकी हुकाम के हवाले से शाया होने वाली हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिन्हें अमरीका के लिए जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। खबर के मुताबिक इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है और ना ही अमरीकी इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से कोई राब्ता हुआ है। खबर के मुताबिक कुछ ज़राए का मौक़िफ़ है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स कुछ मखसूस अनासिर की जानिब से दानिस्ता तौर पर लीक की गई हों, जो सदर ट्रंप की जानिब से कांग्रेस से खिताब करते हुए अवामी सतह पर पाकिस्तान की
तारीफ से खुश ना हो। खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN को बताया कि मुमकिन सफरी पाबंदियों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। अगर इस बात के अलावा कोई और दावा किया जा रहा है तो जो ये बात कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी थी कि वो तमाम वीज़ा प्रोग्राम्स का मुकम्मल जायजा ले रहा है। साथ ही CNN की हालिया रिपोर्ट में मुमकिन सफरी पाबंदी लगने वाले मुमालिक में अफगानिस्तान को तो शामिल किया गया था, मगर रिपोर्ट में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। दूसरी तरफ नूनी और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में एक मसला नजर आ रहा है। नूनी और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरिया सिंध के पानी के मामले पर एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का दावा है कि नई नहरें निकालने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। हुकूमत इस एकतरफा फैसले को वापस ले। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मसले को सामने रखा। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government some of your lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़ीर आज़म से कहा कि दरिया सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने से सूबे भर में तशवीश है, जिस पर वज़ीर आज़म ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी है। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एकतरफा पॉलिसीज़ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि दरिया सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामला हल करेंगी। इस हवाले से इसाक डार को टास्क दे दिया है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं जो इस मसले पर पहले भी बात कर चुके हैं, जिससे पीपल्स पार्टी खुश नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने तनकीद की। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो चोलिस्तान प्रोजेक्ट है इस पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी मुसलसल एतराज़ कर रही है, सिंध की तरफ से मुसलसल एतराज़ सामने आ रहा है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। आज भी खुद सदर पाकिस्तान ने इसे कहा कि यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए ये काम, अपनी तकरीर में कहा। फिर वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उसमें भी ये मामला उठाया गया, आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे। आपने पहले जो क्लैरिफिकेशन दी थी उस पर भी पीपल्स पार्टी ने तनकीद की थी कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नाउ क्या पीपल्स पार्टी को मुतमईन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और हुकूमत में वो कोलेशन पार्टनर के तौर पे तमाम अहम फ़ैसलों में हम उनके साथ मुशावरत करते हैं। और जैसे कि आज सदर मुमलिकत ने भी कहा और मैं इस बात पे वजाहत करना चाहता हूँ कि हुकूमत हमेशा हद्दुल वसा कोशिश करती है कि वो अपने तमाम हलीफ जमातों के साथ मुशावरत से कौमी फ़ैसला साजी करे, और इस अहम मसले के ऊपर भी हम इंशाल्लाह उनके साथ मुशावरत करेंगे, उन्हें एतमाद में लेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान में उस आइन की निगरानी करने वाले इदारे मौजूद हैं, और वो आइनी फ्रेमवर्क इस बात की मजबूत गारंटी फराहम करता है कि कोई सूबा किसी दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी ना ले सके, गसब कर सके। लिहाजा इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि सूबा सिंध का एक कतरा हिस्सा भी पानी पंजाब या कोई और सूबा ले सकता है। इसके लिए पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम, पाकिस्तान का आइनी मैकेनिज़्म और पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं जो इस बात की निगरानी करेंगे। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि चंद सियासतदान जो इस वक्त मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, नाकाम हैं, वो अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस इशू को हवा दे रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि सिंध के पानी पर किसी की नज़र है या कोई सिंध के पानी को गसब करना चाहता है। वैसा पीपल्स पार्टी तो मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं है और सदर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है। उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 3 खतूत लिखे हैं, जब आप आइनी फ्रेमवर्क की बात करते हैं उसके तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो, वो कह रहे 3 खतूत लिखे हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला सिंध ने, मगर वो इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा है कि उसमें ये मामला डिस्कस किया जाए। जी, आज इस बात की वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उन्हें एतमाद में लेकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जाएगा जो सूबा सिंध के मफाद के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान के वफाक के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर इस इशू को उठा रही है तो उसकी वजह यह है कि उसके अपने सूबे सिंध के अंदर इसको हवा दी जा रही है और इस मसले को बेजा
उठाया जा रहा है, तो लिहाजा वो उस इशू को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उसे भी इस पर मौक़िफ़ देना ज़रूरी है और इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि वो सिंध के मफादात की निगहबानी कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस मसले को बिला वजह मुतनाज़ा बना रहे हैं सिंध के अंदर, वो सियासतदान जो नेशनलिस्ट हैं या उनके साथ PTI मिली हुई है या वो लोग जो इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं, वो इस किस्म के हसास मसलों को उछाल कर सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई वजूद नहीं है। वैसे मगर अब मसला यह है कि पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये एतराज़ कर रहे हैं कि पहले ही जो 1991 का मुआहदा है उसके तहत पानी नहीं आ रहा है। इरसा को बार बार अंडरमाइन किया जा रहा है। जो सिंध का शेयर है वो नंबर भी मुख्तलिफ दे रहे हैं कि वो पहले ही कम हो गया है। जो 1976 से 1998 में पानी आता था, क्लाइमेट चेंजेस और दीगर असबाब की वजह से 1999 से 2023 के जो 25 साल है उसमें बहुत कम पानी सिंध को मिल रहा है। सिंध में पहले ही प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आप ये कैनाल निकालेंगे तो सिंध का पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। देखिए, ये इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर मुल्क है, जहाँ पर हमें कुछ सालों में फ्लड्स का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आके सैलाब की सूरत में तबाही करेगा। वहाँ पर ऐसे साल भी होंगे जब खुश्क साली के साल होंगे और यही बात इस बात की तकाजा करता है कि हम अपने पानी के वसाइल को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाएँ। और दियामीर बादशाह डैम इस हवाले से हमारे लिए बड़ा अहम है कि उसमें 6 मिलियन एकड़ फीट पानी का ज़ख़ीरा करने की हमें सलाहियत दस्तयाब होगी, जिससे हमारे पास पानी का रिजर्वायर बढ़ेगा। और जो सिंध में पानी कमी करने की बात है, मैं समझता हूँ इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो वाटर सप्लाई है वो डिक्रीज़ कर रही है और हमारी आबादी बढ़ रही है। पर कैपिटा बेसिस के ऊपर हम पिछले 30 सालों में फीकस तौर पे पानी में कमी आ रही है हमारे वसाइल में, और यही वजह है कि हमें पानी को कंजर्व करना है। अब उस पानी का जो पूरा एनवलप अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका असर तमाम सूबों के ऊपर पड़ रहा है, उसका असर किसी एक सूबे पे नहीं पड़ा। जितना भी पानी पाकिस्तान को मिलता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसकी तकसीम का एक फार्मूला है और उस फार्मूले के तहत वो तमाम सूबों के अंदर तकसीम हो जाता है। इसकी निगरानी के लिए एक टेलीमीटरी का निज़ाम है, जिसमें कि पीपल्स पार्टी ने भी तजवीज़ दी थी कि 25 या 27 मुकामात पर मज़ीद मौसर तौर पर टेलीमीटरी किया जाए। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ताकि किसी भी तरह किसी सूबे को ये शिकायत ना हो कि उसके हिस्से का पानी उसको नहीं मिल रहा। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि ये हमारे लिए चैलेंज है और ये पूरे मुल्क की क़यादत का फ़र्ज़ है कि इस हवाले से वो सिर जोड़कर बैठें और ऐसे मसलों पर सियासत करने की बजाय हम एक कौमी सोच के साथ ये देखें कि हमने क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जो पानी की कमी मुमकिना तौर पे हमें आ सकती है या पानी के नतीजे में सैलाब आ सकते हैं, उससे कैसे निपटेंगे? अगर फैसला यूनिलैटरल होगा तो फिर एहतजाज सर जोड़कर थोड़ी होगा, तो आप फिर यकीनी बनाएंगे कि सबको एतमाद में लिया जाए, फैसला यूनिलैटरल ना हो। कोई हुकूमत किसी किस्म का एकतरफा फैसला नहीं करती और ना करेगी और अपने तमाम हलीफ जमातों को अपने अहम फैसलों में शामिल करती है और आइंदा भी शामिल करेगी। और हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के वफाक की बुनियाद कमज़ोर हो। और ऐसा इकबाल साहब, आपकी हुकूमत है, पहले भी आपकी हुकूमत थी अप्रैल के बाद, फिर एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर गवर्नमेंट आई, फिर आपकी हुकूमत है। एक के बाद एक इंडिकेटर जो है वो तशवीशनाक है। गुज़िश्ता हफ्ते जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ, पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर है। फिर इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट जारी हुई, उसमें डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ुली हुई, अथॉरिटेरियन रेजीम पाकिस्तान को करार दिया गया। फिर जो सिविकस मॉनिटर की रिपोर्ट आती है उसमें पाकिस्तान को एक रिप्रेस्ड ममालिक की रेटिंग दी गई है। पाकिस्तान मुसलसल जमहूरियत में नीचे जा रहा है और आप लोगों की हुकूमत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि जो सबसे अहम इंडिकेटर्स या हमें इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है वो मुआशी इशारिये हैं। पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान का हर मुआशी इशारिया अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्फ्लेशन में वो कमी हुई है जो दुनिया में कम देखी जाती है कि 2 सालों के अंदर 38% से 4% से कम आ गए हों। पॉलिसी रेट जो है वो 23% से 12% के ऊपर आ चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट 1,15,000 से ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट्स में मुस्बत रुझान है जो फ़रोग हो रहा है उसके अंदर। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स फ़रोग पा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ सरमायाकारी आने शुरू हो गई है और दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान में मुआहदे कर रहे हैं सरमायाकारी के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज वो डिफॉल्ट एक खतरा था पाकिस्तान की। ज़ाहिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूर आई है, ग्रोथ के नंबर्स कोई नहीं आए अभी तक, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है हमने देखा कि वो अभी तक नेगेटिव है। बट और सब ये तो फिर डिक्टेटर्स भी कहा करते थे कि आप इकोनॉमी की तरफ देखें, मगर आप लोग करते थे ना, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक वैल्यू है। ये जो नंबर्स हैं ये पायदार उसी वक्त होते हैं जब शहरी आज़ादियां भी हों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हों। आप अगर सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स को, वो भी सिर्फ स्टेबिलिटी के कोट करेंगे और डेमोक्रेटिक जो आज़ादियां हैं और जो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको इग्नोर करेंगे, तो पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ेगा। देखिए, आज कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर जब सदर साहब ने खिताब किया तो PTI ने जो हुल्लड़बाजी की, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक आज़ादियाँ ना होती तो इस किस्म की हुल्लड़बाजी का मंजर आपको कहाँ देखने को मिलता। तो लिहाजा ये बात नहीं, ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं इसके पीछे एक बहुत गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है जो इस वक्त PTI ने बैनुल अक़वामी सतह पर चला रखी है कि वो साबित करे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता गज़ा से ज़्यादा, मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा जुल्म का घर बन चुका है। यहाँ पर बहुत रिप्रेशन है और ये पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं इस वक्त अमेरिका और यूरोप में बैठ के पाकिस्तान की बदखुइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये कौन सी सियासत है कि जो आपकी सियासत को पाकिस्तान की रियासत से ऊपर रखती है? तो ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लॉबी की जा रही है, के दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आती थी किए गए हैं और इमरान खान साहब को नरेंद्र मोदी के साथ प्रीडेटर करार दिया गया था आज़ादी राय के हवाले से, तो वो भी यही कहते थे। मगर आप इन रिपोर्ट्स को कहते थे देखें जी ये दरिंदा कहा जा रहा है, इनको प्रीडेटर कहा जा रहा है, वो भी यही कहते थे साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, देखिए, ये तो इसका तो कोई साजिश मेरे कहने की बात नहीं है। क्या अमेरिका की कांग्रेस में PTI जाके पाकिस्तान को ट्रायल पे नहीं कर रही? क्या बरतानिया के ऐवानों में और थिंक टैंक्स में जाके ये पाकिस्तान की बदखुइयाँ नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुल्क के अंदर ताल्लुक़ है, हम यकीन रखते हैं फ्रीडम्स के ऊपर। अलबत्ता हम इस फ्रीडम की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि कोई पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली को अब डीरेल करे। यहाँ बहुत धरने हो गए, बहुत इंतशार और फसाद हो गया। अब मुल्क को अमन की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आए पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन आए, अपना किरदार अदा करे। TA लेते हैं लेकिन उसके बाद सड़कों पर जाके हुल्लड़बाजी करते हैं, पेट्रोल बम चलाते हैं, वहाँ पर डंडे सोटे फेंकते हैं, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। ये तो जमहूरियत नहीं है ना। ये इसकी आज़ादी का क्या ये मतलब है कि आप मुल्क के अंदर, कैपिटल के अंदर आके दंगा फसाद करें, दुनिया में ऐसे इमेजेस भेजें जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है वो भाग जाए? मगर जो ग्लोबल पार्लियामेंट में आके काम करे, जो ग्लोबल मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करे। मतलब जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है, ये भी तो इसलिए नहीं आया कि जी बाहर जाके कैंपेन हो रही है, तो इसलिए कि पाकिस्तान में हालात वाकयात खराब हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म के वाकयात बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने शाहजेब। आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का सबसे डेंजरस मुल्क करार दिया गया न्यूज़वीक के टाइटल पे 2012-13 में। हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया, रद्दुल फसाद किया। 2017-18 में अल्हम्दुलिल्लाह 95% टेररिज्म ख़त्म हो गया था, कराची का अमन बहाल हो गया था, मुल्क से खुदकुश बम्बार ख़त्म हो गए थे और जो रियासत को दहशत गर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ था, दहशतगर्द रियासत के यरगमाल बन के फरार इख्तियार कर रहे थे और भाग गए थे मुल्क छोड़ के। ये इमरान खान साहब का तोहफा है कि जो TTP के लोगों को वापस लेकर आए और मुल्क के अंदर उन्होंने झूठी कस्में खाई, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमने उनसे कसम ली है कि वो हथियार फेंकेंगे, वो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमने सिक्योरिटी कमेटी में ऐवान के नुमाइंदों ने पूछे थे उस वक्त की हुकूमत से। उनको कहा गया कि नहीं, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से ये लोग आएंगे। तो वो लोग जो मुल्क से फ्लश आउट किए गए थे, उनको इमरान खान साहब ने वापस मुल्क के अंदर ला के बसाया।
वही लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमने उनका फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन शुरू किया। इमरान खान साहब ने ये पॉलिसी अपनाई, उन्होंने इसको ओन भी किया कि ये आएंगे और फिर ये पुरअमन तरीके से रहेंगे, हम इनको एमनेस्टी देंगे, ये सारी की सारी बातें उन्होंने की। बट अब प्रॉब्लम इसके उनको गए हुए 3 साल होने को हैं। अब आपकी हुकूमत है और मुल्क टेररिज्म भुगत रहा है, आप चाहते हैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और मुल्क अगर दूसरे नंबर पर टेररिज्म में रैंक होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? तो अब तो निमटना तो है ना इस खतरे से, या फिर ब्लेम ही करते रहना? जब आप दहशतगर्दी की मुल्क के अंदर स्लीपर सेल्स बना जाते हैं और उनको पंजा गाड़ने का मौका दे देते हैं, तो ये फिर कोई बिजली का स्विच तो नहीं है कि आपने स्विच ऑफ करना है एकदम अंधेरा और स्विच ऑन करना है अंधेरा खत्म हो जाना है। इसको फिर आपको जंग लड़नी पड़ती है, आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, हम फिर इसको लड़ रहे हैं और हमारा रिजॉल्व जो है वो बिल्कुल अनशेकेबल है। हम समझते हैं कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिविल लीडरशिप ने और पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, इसी तरह हम फिर उसी अज़म के साथ इसके खिलाफ लड़ें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन सब लोगों की सरकोबी करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ अहम आदाद व शुमार भी सामने आए हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। फरवरी में महंगाई 113 माह की कमतरीन सतह पर रहने और इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में औसत महंगाई टारगेट और तवक्कात से कम यानी 5.85% रहने के बाद मुआशी तजियाकारों की राय इस बात पर तकसीम थी कि स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद कमी करके उसे 12% से कम करेगा या फिर इसी सतह पर बरकरार रखेगा। 6 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 7 साल बाद पहली दफा खाने पीने की अशिया की महंगाई मनफी हो गई और कीमतों में 0.9% की कमी रिकॉर्ड की गई। मगर आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा है और इसकी वजूहात बयान की हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक आज इजलास में नोट किया गया कि फरवरी में महंगाई तवक्कात से कम रही, जिसकी बड़ी वजह खाने पीने की अशिया और एनर्जी प्राइसेस में कमी है। मगर इसके बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की राय है कि कीमतों में वोलेटिलिटी और इसके महंगाई पर असरात के खतरात बरकरार हैं। इसके साथ साथ कोर इन्फ्लेशन मुस्तकिल तौर पर बुलंद सतह पर है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया और एनर्जी प्राइसेस में कोई भी इजाफा महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगा। इसके अलावा मुआशी सरगर्मियों में भी बेहतरी आई है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी देखा है कि दरामदाद में इजाफे और कमजोर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रेशर के असरात नुमाया हुए हैं। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ख्याल है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स को मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिव रखा जाए ताकि मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहे। कमेटी ने नोट किया कि जनवरी में $4 अरब का करंट अकाउंट खसारा देखा गया, हालांकि उससे पहले कई माह तक करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया था। इसके साथ साथ बैरूनी कर्ज की अदायगियों और कमजोर फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में कमी देखी गई। दूसरी तरफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में कमी देखी गई, जबकि तीसरी तरफ टारगेट के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गया, जबकि कंज्यूमर और बिजनेस सेंटीमेंट में बेहतरी देखी गई है। और आखिर में इस बात का भी जायजा लिया गया कि बैनुल-अक़वामी मईशतों में हालिया टैरिफ्स में इजाफे के बाद गैर यकीनी में इजाफा हुआ है, जिसके असरात दुनिया की मुआशी तरक्की, तिजारत और कमोडिटी प्राइसेस पर पड़ सकते हैं। और इसके जवाब में दुनिया भर की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों ने मॉनेटरी ईजिंग की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। और इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महसूस करती है कि माजी में की गई शरह सूद में बड़ी कमी के असरात आना शुरू हो गए हैं और इस बात पर जोर दिया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में मोहतात रवैया बरकरार रखते हुए महंगाई की 5 से 7% की शरह को टारगेट किया जाए। गाड़ियों की फरोख्त, पेट्रोलियम मसनूआत और सीमेंट की फरोख्त और इसके साथ साथ दरामदाद और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में इजाफा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है, जबकि हालिया पल्स सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया कि इन मुआशी सरगर्मियों के असरात अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर आना बाकी हैं, जिसकी पैदावार इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में मनफी 1.9% रही। और इसकी बुनियादी वजह कुछ लो वेट सब सेक्टर्स हैं जिन्होंने अहम सेक्टर्स में बेहतरी को ऑफसेट कर दिया है, जिनमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम सेक्टर शामिल है। इसके साथ सैटेलाइट इमेजेस से जो एग्रीकल्चर की हालिया सूरत हाल सामने आई है, इसके मुताबिक हालिया बारिशों के बाद रबी की फसलों की पैदावार में कमी के खतरात भी कम हो गए हैं। इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि इस माली साल के दूसरे हाफ में मुआशी तरक्की में बेहतरी आएगी और पूरे माली साल में मुआशी तरक्की 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। इसके अलावा स्टेट बैंक के मुताबिक इस माली साल में अब $3 अरब की और बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है और उम्मीद है कि जो इन्फ्लोज गुज़िश्ता माह के लिए प्लान किए गए थे मगर वो नहीं आए, वो इस माली साल के बकिया माह में आ जाएंगे और उनमें से कुछ इन्फ्लोज IMF के रिव्यू की कामयाबी के बाद अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा आज फरवरी के महीने के रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र के आदाद शुमार भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी में तरसीलात ज़र
3.1 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि गुज़िश्ता बरस फरवरी से 38.6% ज़्यादा हैं। फरवरी में बरामदात में खातिर ख्वाह कमी आई थी। जनवरी में 2.9 अरब डॉलर्स की सतह देखने के बाद फरवरी में बरामदात 17% कम यानी 2.4 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो कि गुज़िश्ता साल फरवरी से भी 6% कम है। जबकि जनवरी के मुकाबले में दरामदात भी 5.2 अरब डॉलर से गिरकर फरवरी में 4.7 अरब डॉलर्स पर आ गई, जिससे तिजारती खसारा दोनों माह में तकरीबन एक ही सतह पर यानी 2.3 अरब डॉलर्स आप देखते हैं कि तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार 3.1 अरब डॉलर्स आने के बाद फरवरी में करंट अकाउंट के क्या अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं, क्योंकि जनवरी में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर्स रही थी और जनवरी में 420 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया था। और जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर्स था, जो जनवरी में खसारे के बाद 628 मिलियन डॉलर्स रह गया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है, जिसके लिए आईनी बेंच भी दोबारा तश्कील दे दिया गया है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स के निफाज से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू की, तो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। इस पर कंपनी के वकला की जानिब से सुपर टैक्स की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि फरोग नसीम साहिब ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम से कम केस चलना तो शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसके बाद सुपर टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया और आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और 5 रुकनी आईनी बेंच कल सुपर टैक्स से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का महीना आते ही चीनी की कीमत में इजाफा शुरू हो गया है। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर और पेशावर में 1 किलो चीनी 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये फ़ी किलो और कोयटा में 165 रुपये फ़ी किलो हो गई है। सदर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब आरिफ गुज्जर ने एक बयान में कहा है कि शुगर मिल्स और डीलर्स का कार्टेल तोड़ा नहीं जा सका, जिसके बाइस चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है और इससे बेकरी आइटम्स और मशरूबात की कीमतें बढ़ने का भी खदशा है। चीनी के रिटेलर्स ये खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि अगर होलसेल मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा तो चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच सकती है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता साल 25 सितंबर को 1 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी, जबकि इससे पहले जून में 1,50,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। 16 अक्टूबर को वफाकी काबीना ने शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से 21 नवंबर से पैदावार शुरू करने की शर्त पर ECC की समरी मंजूर कर ली थी। रोजनामा जंग में 16 फरवरी को शाया होने वाली हनीफ खालिद की खबर के मुताबिक शुगर मिल मालिकान की तरफ से यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराई गई थी कि 7.5 लाख टन चीनी बरामद करके पाकिस्तान में चीनी 140 रुपये फ़ी किलो से महंगी नहीं होने दी जाएगी। ताहम फिर 8 नवंबर को द न्यूज़ के सहाफ़ी तनवीर हाशमी की खबर में बताया गया कि शुगर मिल मालिकान ने मजीद 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया है, लेकिन शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाज़त देने से इनकार करने के साथ साथ 21 नवंबर से क्रशिंग शुरू न करने वाले मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इसके बाद 5 दिसंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में डिजिटलाइजेशन इस्लाहात का जायजा लेने के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि चीनी बरामद करने के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को $500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ है। 11 फरवरी को रोजनामा जंग में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह यानी जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 के दौरान सालाना बुनियादों पर अफगानिस्तान के लिए चीनी के बरामदात कई गुना इजाफे के बाद 26 करोड़ 27 लाख डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामदात का हजम महज 59 लाख डॉलर था। जबकि मुल्क में 11 फरवरी तक 10 हफ्तों के दौरान चीनी औसतन 21 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई थी और अब यह कीमत 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जिसके बाद आज ये खबर आ गई है कि मुल्क की चीनी बरामद करने के बाद हुकूमत ने अब बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा के मुताबिक वज़ारत सनअत व पैदावार के ज़राए का कहना है कि शक्कर दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया है। शक्कर की दरामद से सार्फिन को रिलीफ फराहमी में मदद मिलेगी और मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद के फैसले का मकसद सार्फिन को मुनासिब नरखों पर चीनी फराहम करना है, यानी अब हुकूमत शक्कर दरामद करने जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। शाम में बागियों की हुकूमत आने के सिर्फ 3 माह के अंदर ही मुल्क की तारीख की बदतरीन झड़पें और पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें अब तक 1000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और इन वाक़यात को 14 साल की खाना जंगी के बाद होने वाले सबसे संगीन और जानलेवा वाक़यात करार दिया जा रहा है। वाक़यात में मारे गए अफराद में सिविलियंस की अक्सरियत है और अक्सर अफराद का ताल्लुक साबिक सदर बशार अल असद के अक़लियती अलवी फ़िरक़े से है।
शाम के उबूरी सदर और बागी ग्रुप हयत तहरीर शाम के सरबरा अहमद अश-शरा ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही उन्होंने इन वाक़यात में बैरूनी ताकतों के मुलविस होने का दावा कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक शाम के कौमी टेलीविजन और सोशल मीडिया पर नशर एक तकरीर में इतवार को शाम के उबूरी सदर अहमद अश-शरा ने कहा है, आज हम इस नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां साबिका हुकूमत के बाकी मानदा अनासिर और उनके गैर मुल्की हिमायती नई कशीदगी को हवा देने और हमारे मुल्क को खारजगी की तरफ धकेलने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसका मकसद शाम को तकसीम करना और उसके इत्तेहाद और इस्तेहकाम को तबाह करना है। हम पूरी मजबूती के साथ हर उस शख्स को जवाबदेह ठहराएंगे जो आम शहरियों का खून बहाने और उनके साथ बदसलूकी में मुलविस होगा और रियासती इख्तियार से तजावुज़ करेगा या ज़ाती मुफाद के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा। इससे पहले शाम के सदारती ऑफिस ने कहा था कि इन झड़पों और इनमें दोनों तरफ से होने वाली अमवात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमेटी तश्कील दी जा रही है। इसके अलावा अहमद अश-शरा ने अपने खिताब में मुल्क में कौमी यकजहती का मुतालबा भी किया था, जबकि आज शामी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि अलवी अक्सरियत वाले सूबों लताकिया और तरतुस में असद हामी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया है। ताहम द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हालात काबू में होने के हुकूमती दावे के बावजूद बनियास में लोगों के घरों को जलाने और लूट मार के वाक़यात सामने आए हैं। शाम में जारी हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ 6 मार्च को असद रेजीम की हामी अलवी फोर्सेस की जानिब से बागी हुकूमत की फोर्सेस और उनकी चेक पोस्ट पर होने वाले हमलों के बाद हुआ था, जिसके बाद हुकूमती फोर्सेस और उनके हामियों ने अलवी अक्सरियत वाले इलाकों में इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शाम के हालात पर नजर रखने वाले बरतानवी ग्रुप द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 6 मार्च को साबिका असद हुकूमत से वाबस्ता अलवी मुसल्लह अफराद की जानिब से वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला के अराकीन पर हमलों के बाद शाम में 39 इज्तमाई और इनफरादी कत्ल आम के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इन वाक़यात में 973 आम शहरी कत्ल हो चुके हैं। ये कत्ल आम शाम के सूबे लताकिया के पहाड़ी इलाकों और साहिली पट्टी से मुंसलिक इलाकों में बागी हुकूमत की फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हुआ है। ऑब्जर्वेटरी ग्रुप का मजीद कहना है कि यह गैर मामूली इंतकामी कार्रवाइयाँ 7 मार्च को शाम के 4 सूबों लताकिया, तरतुस, होम्स और हमा में शुरू हुए थे, जो अब भी जारी हैं। इसके अलावा इन खूनी कार्रवाइयों में आम शहरियों के घरों को नजर आतिश करने के साथ साथ उन्हें जबरी तौर पर बेदखल भी किया जा रहा है, जबकि इन हमलों के नतीजे में बागी हुकूमत की सिक्योरिटी सर्विसेज और वज़ारत दिफा के 231 एहलकारों समेत साबिका असद रजीम से वाबस्ता 250 अलवी मुसल्लह अफराद भी मारे गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आलमी खबर रसाई इदारों और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने शाम में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासरा कुछ लोगों के आंखों देखे वाक़यात बयान किए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जुमे को हुकूमत की वफादार सुन्नी मुसल्लह अफराद की जानिब से साबिक सदर बशारुल असद की अक़लियती अलवी बरादरी के खिलाफ शुरू किया गया इंतकामी कत्ल का यह सिलसिला बागी ग्रुप हयत तहरीर शाम के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है। अलवी देहातों और कस्बों के रिहायशियों ने उन कार्रवाइयों के बारे में बताया है जिनमें मुसल्लह अफराद ने अलवियों को, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, उनकी गलियों में या घरों के दरवाज़ों पर गोली मारकर हलाक कर दिया था। 2 रिहायशियों के मुताबिक इस दौरान अलवियों के बहुत से घरों में लूट मार की गई और फिर मुख्तलिफ इलाकों में घरों को आग भी लगा दी गई। इन लोगों ने अपनी जान के खौफ से अपने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए मजीद बताया है कि हज़ारों अफराद अपनी हिफाजत के लिए करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो चुके हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने मजीद कहा है कि हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में बनियास सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शहरों में से एक है। बनियास के रिहायशियों के मुताबिक लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थीं या घरों और इमारतों की छतों पर छोड़ दी गई थीं और कोई उन्हें उठाने के काबिल नहीं था। एक रिहायशी ने बताया कि उन्हें मुसल्लह अफराद ने जुमे को करीबी फासले से कत्ल किए गए उनके 5 हमसायों की लाशें कई घंटों तक हटाने से रोक दिया था। बनियास के 57 साल रिहायशी अली शेहा जुमे को पुरतशद्दुद वाक़यात के चंद घंटों बाद अपने ख़ानदान और हमसायों के साथ फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में उनके कम से कम 20 हमसाए और साथी मारे गए, जिनमें से कुछ को उनकी दुकानों या घरों में कत्ल किया गया। इसी तरह अमरीकी टीवी CNN ने इस हवाले से कहा है कि इन्हीं शाहिदीन और वीडियोज़ के मुताबिक शामी हुकूमत के वफादार मुसल्लह अफराद ने फील्ड एग्जीक्यूशंस करते हुए अपने मुल्क को पाक करने की बात की, जिससे साबिक असद हुकूमत के बाकी मानदा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन की एक होलनाक तस्वीर सामने आई, जो बढ़ते बढ़ते फिरका वाराना कत्लेआम में तब्दील हो गया। इस हवाले से लताकिया के एक रिहायशी के मुताबिक मुसल्लह अफराद घर घर जाकर लोगों पर हमला कर रहे थे और उन्होंने पूरे शाम से हमारे खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। इसी तरह बशीर नामी लताकिया के एक रिहायशी ने बताया है कि लोग फरार हो रहे थे, जो नहीं भाग सके उन्हें मार दिया गया। मेरे 70 साल चच्चा और तारीख के प्रोफेसर और उनकी 60 साल बीवी को उनके घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दोनों अलवी थे और मगरबी सूबे तरतुस के शहर बनियास में मुकीम थे। CNN ने मजीद लिखा है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई जिनमें मुसल्लह अफराद के काफिले गाड़ियों में लताकिया और तरतुस की तरफ जाते नजर आ रहे थे। इस दौरान एक शख्स गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हुए कह रहा था कि पहले ये शाम की आज़ादी की जंग थी, अब ये शाम को पाक करने की जंग है। इसी तरह CNN की तरफ से जियो लोकेट की गई वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि सुबह लताकिया के अल मुख्तारिया गाँव में दर्जनों लाशें ज़मीन पर पड़ी हैं और उनके करीब लोग मातम कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग समेत जर्मनी, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने शाम में जारी इन पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। इसी तरह ईरान ने शाम में अक़लियतों पर हमलों को नाक़ाबिल जवाब करार दिया है, जबकि शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बदकमरा इजलास भी आज हो रहा है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2024 में गैर मामूली पेशरफ्त में चंद दिनों के अंदर सुन्नी अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले बागियों ने शाम से असद ख़ानदान के 5 दहाइयों पर मुहीत, तवील और जाबराना इक़्तिदार का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद शाम की सदर बशार अल असद तो उसरार हो गए थे और बागियों के लीडर अहमद शरा ने शाम में उबूरी हुकूमत कायम कर दी थी और वह खुद इसके सदर बन गए थे। बागियों की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद से ही इन खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि अब शाम में अक़लियतें गैर महफूज होंगी, क्योंकि बागी ग्रुप हैयत तहरीर शाम सुन्नी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला एक इस्लामी ग्रुप है और ये ग्रुप माजी में अलकायदा और दाइश जैसी सख्त गिर इंतहा पसंद तंजीमों का हिस्सा भी रह चुका है, जिन पर शाम में अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।